हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये कक्षा 10वीं का 30 डे का सीरीज चल रहा है, जिसका आज डे हम लोग का 9 है। अगर आप अभी तक साइंस में कुछ नहीं पढ़े तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि इस 30 डे के सीरीज के अंतर्गत यह दावा किया जा रहा है कि साइंस में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से संबंधित है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है, इसके दो उदाहरण लिखे। अब यही क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, क्योंकि इस बार जो आपका मॉडल पेपर आया है उसमें भी ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है हर साल लगभग आपके एग्जाम में हर एक साल के गैप करके पूछा जाता है। तो पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार चांस बन रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल जरूर पूछेगा। तो आइए देखते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है। तो उससे पहले मिश्र धातु समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि धातु और अधातु क्या होता है। तो शॉर्टकट में याद रखिएगा, धातु वैसे तत्वों को बोलते हैं जिसके माध्यम से कोई भी विद्युत या ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह गमन हो सके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है, यानी कि कोई मान लो लोहा है, ठीक है। तो लोहा में अगर हम यहाँ पे करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इतना दूर ही रहेगा, जितना दूर तक लोहा है वहां तक जाएगा। क्लियर। लेकिन अधातु वैसे तत्व को या वैसे पदार्थ को या वैसे वस्तु को बोलते हैं जिसके माध्यम से विद्युत या ऊष्मा का सुचालक यानी कि गमन ना हो पाए। ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई लोहा था और यहाँ पे मैंने लकड़ी ले लिया, तो क्या यहाँ पे हम लोग करंट लगाएंगे सूखा लकड़ी में, तो क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि अगर जिस वस्तु में या जिस पदार्थ में या जिस तत्व में विद्युत का प्रवाह ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अधातु। क्लियर। तो होप कर तू धातु और अधातु का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मिश्र धातु क्या होता है। दो या दो से अधिक या एक भी धातु और अधातु समांगी को मिश्र धातु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये धातु और ये अधातु और दोनों का जब मिलाकर कोई क्रिया करवाते हैं उसके फल स्वरूप जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे कि समझने के लिए यहाँ पे मान लो ए कोई धातु है और बी क्या है? अधातु। और जब ये दोनों को आपस में क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ए और बी। तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र धातु। यानी धातु और अधातु के मिलाने से जो नए पदार्थ या तत्वों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। क्लियर। उसके बाद आगे कहा गया कि उसका दो उदाहरण बताए। तो दो उदाहरण में आप क्या क्या याद रखिएगा? पीतल और इस्पात। पीतल ऐसा है जो किसी एक तत्व से नहीं बना, ये दो तत्व से मिलकर बना है। और दो तत्व में कौन कौन? एक धातु होता है और एक अधातु होता है, और दोनों के मिलाने से ही क्या बनता है? पीतल। तो वो कौन कौन सा है वो देखिए। तो एक है कॉपर और एक है जिंक। जब आप कॉपर और जिंक का आपस में क्रिया करवाइएगा तो उसके फल स्वरूप पीतल बनकर तैयार होता है। और जब दो अलग अलग यहाँ पे मिले, यानी कि क्या हुआ? दो तत्वों का इसमें या दो धातु या अधातु का आपस में मिलन हो गया दोनों का, जिससे बना मिश्र धातु। और मिश्र धातु के रूप में भी क्या बना? तो पीतल। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बताइए पीतल किसका मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा कॉपर और जिंक। कॉपर को हम लोग Cu से सूचित करते हैं और जिंक को हम लोग Zn से सूचित करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में कॉपर और जिंक के जगह पे दे देता है Cu प्लस में Zn। तो याद रखिएगा ये जो दोनों जब मिलता है तब किस चीज का निर्माण होता है? पीतल का। क्लियर। और अगला हम लोग देख लेते हैं इस्पात। इस्पात में लगभग तीन आपस में तत्व मिलते हैं धातु और धातु के फल स्वरूप, तब जाकर इस्पात का निर्माण होता है। वो कौन कौन से है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। जब इस तीनों को आपस में आप क्रिया करवाएंगे तो उसके फलस्वरूप हमको मिलेगा क्या? इस्पात। तो होप करती हूँ कि मिश्र धातु क्या है, उसके उदाहरण क्या है, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। कलम कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिए। अगला हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। सबसे पहले हमको समझना है पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब हमारे शरीर में जो भी पदार्थ है उस सब में एक अम्लीय गुण होगा या क्षारीय गुण होता है, या दोनों का मतलब अलग में एक उदासीन होता है। ठीक है। तो उसी को नापने के लिए या उसके मान को बोलते हैं क्या? पीएच। यानी कि अगर 7 पीएच है यानी कि वो क्या है? उदासीन है। तो वही हमसे पूछा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। तो पीएच मान बहुत ही महत्व। तो आप कैसे लिखोगे बच्चा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी वस्तु में अम्लीय या क्षारीय स्वभाव होता है। अब बोलोगे दीदी अम्लीय क्या होता है? अम्लीय वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो स्वाद में खट्टा हो और H+ आयन दे जल में घुलकर, और क्षारीय उसे बोलते हैं जो स्वाद में कड़वा हो
और जल में घुलकर OH माइनस आयन दे। क्लियर। तो जितने भी वस्तु होते हैं उसमें एक प्रकृति पाई जाती है, या तो वो अम्लीय होगी या तो वो क्षारीय, यानी कि वो खट्टा होगा या क्षारीय होगा। एक मान होता है, उस मान से ऊपर या नीचे होने पे अम्लीय या क्षारीय होता है। ठीक है, तो उसी मान को हम लोग बोलते हैं क्या, पीएच। तो आप लिखिएगा हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी वस्तु है सभी में अम्लीय और क्षारीय स्वभाव होता है, और ये जो पीएच मान है ये किसी भी वस्तु का बताता है, ये पीएच मान कि वो अम्लीय है या क्षारीय। क्लियर। जैसे कि हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl उचित महत्व होना चाहिए। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है कि हमारे भोजन को पचाने में किस अम्लीय पदार्थ का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, वो होता है HCl। अब बोलोगे दीदी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है, और इसी अम्लीय के कारण हमारा भोजन अच्छी तरह से हमारे पेट में पच पाते हैं। लेकिन जब HCl ज्यादा प्रवाह हो जाता है हमारे पेट में तो वही हम लोग को गैस की प्रॉब्लम होती है कि गैस बनने लगता है। ये वो तो वो किसके कारण होता है, यही HCl के कारण। इस पे इतना मैं जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्लीय जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा HCl। अब आगे देखिए, त्वचा और बालों के उत्पादों के लिए भी पीएच बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी देखिएगा किसी का त्वचा बहुत खिला खिला रहता है, किसी का बाल बहुत अच्छा रहता है, और कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या इंसान होते हैं जिनके बाल भी बहुत अजीब होता है, ऊपर से उनका त्वचा भी रूखा सूखा होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो यही पीएच डिसबैलेंस के कारण। यानी कि जिसके शरीर का पीएच मान अच्छा रहता है उसका चेहरा, त्वचा या बाल जो भी हो सब बेटर रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ पीएच मान गड़बड़ाता है उनका चेहरा बाल सब डैमेज होने लगते हैं। क्लियर। तो बालों और त्वचा के लिए भी पीएच मान बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। और मृदा, यानी कि देखिएगा कहीं कहीं पे आप मिलाइएगा, मान लो यहाँ पे दो जगह पे है, दो धरती है, यहाँ का पेड़ बहुत लंबा लंबा हो गया लेकिन यहाँ का पेड़ छोटा ही छोटा हो गया। क्यों, इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि वहां का जो पीएच मान है मिट्टी का वो बैलेंस नहीं रहा होगा। या तो इस जो छोटे वाला है इसका ये कारण होगा कि इसका पीएच मान बहुत कम हो गया होगा या बहुत ज्यादा हो गया होगा, और ये अपना उचित लंबाई ले रहा है। क्यों, क्योंकि इस मिट्टी का पीएच मान बहुत अच्छा है, बैलेंस है। तो हमारे दैनिक जीवन में मृदा की पीएच गुणवत्ता को तय करता है, यानी कि फसलों कैसा फसल होगा हमारे मिट्टी पे, हमारे क्षेत्र में, ये भी एक पीएच मान पर निर्भर होता है। क्लियर। और एक लास्ट देखिए, दांतों के क्षय से बचने के लिए भी पीएच संतुलन है। यानी कहने का क्या मतलब, किसी किसी बच्चे के या किसी किसी मनुष्य के दांत में दांत खराब हो जाता है जिसको खोरला बोलते हैं, या बहुत ही सारे अनेक अनेक प्रकार के नाम होते हैं। तो वो क्यों होता है, तो अगर हमारे मुंह में ज्यादा अम्लीयता होता है और उसको हम समय पर क्षारीय से संपर्क करके नहीं हटाते हैं तो हमारा दांत धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में अगर हमारे दांत को भी स्वस्थ रखना है तो उसके लिए भी पीएच मान का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। तो होप करते ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो है उभय धर्मी पदार्थ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है उभय धर्मी। धर्मी का मतलब केमिस्ट्री में होता है गुण, और उभय का मतलब दो होता है, ये दो। अब ये दो चीज क्या है, तो अगर वैसा पदार्थ, क्या वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले उसे बोलते हैं उभयधर्मी। जैसे कि आप ही लोग में कोई अगर दोस्त होंगे आपके जो आपसे भी ताल्लुक रखते होंगे और आपके दुश्मनों से भी, तो वो दोस्त क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी। वैसे ये जो उभयधर्मी पदार्थ केमिस्ट्री में आता है, जो वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले वैसे पदार्थ को बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ। क्लियर। तो यहाँ पे उभयधर्मी पदार्थ वैसे पदार्थ है जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले। तो आपको बताए थे अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो और जल में घुलकर H+ आयन दे। क्लियर। और क्षार किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो और जल में घुलकर OH- आयन दे। याद रखिएगा। तो उदाहरण क्या याद रखिएगा, जैसे जिंक और एल्युमिनियम, यही दो उदाहरण के लिए कि इसी दोनों में से एक आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी पदार्थ का एक उदाहरण है। तो या तो जिंक देगा या तो एल्युमिनियम देगा। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान से देखते चलिए।
अगला है लोहे के वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि जस्तीकरण क्या होता है। जस्तीकरण का मतलब होता है पेंट करना, ये एक लेयर चढ़ा देना उस पे, ठीक है, उसको बोलते हैं जस्तीकरण। तो वही है, इससे यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोहे के जितने भी वस्तुएं हो तो उसका पेंट हम क्यों करते हैं, या उस पर कोई पदार्थ एक लेयर क्यों लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। अब जस्तीकरण करने से जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मान लो ये एक लोहा है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने कर दिया पेंट, और पेंट करने के बाद क्या होता है, जब तक लोहा वायु के संपर्क में नहीं आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, तब तक वो जंग उसमें नहीं लग सकता। तो पेंट करने के पश्चात क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये लोहा से संपर्क नहीं बना पाता है, जिसके कारण लोहे में जंग नहीं लगती है और लोहा सुरक्षित रहता है। इसी कारण लोहे की जितनी वस्तुएं होती है उसको जस्तीकरण अर्थात पेंट किया जाता है। क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्ल जलीय विलयन को क्यों विद्युत चालक करता है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जल जल में अगर हम लोग अम्ल मिलाते हैं तो वो विद्युत की तरह काम, यानी कि वो बिजली की तरह काम क्यों करने लगता है। तो इसका एक ही कारण है, और मैंने अभी बताया कि जो अम्ल होता है जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन मुक्त करता है, और जहां भी हाइड्रोजन होता है वहां पे ऑटोमेटिक बिजली यानी कि विद्युत उत्पन्न होगा ही। इसी के कारण जब अम्ल जलीय विलयन को विद्युत कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी H+ आयन होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अम्ल जल में घुलकर कौन से आयन मुक्त करती है, तो H+ आयन या हाइड्रोजन। और आयन की उपस्थिति के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। यानी कि जब जल होता है, जल को जब आप लोग अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो तो यहाँ पे यह बिजली का सुचालक हो जाता है। क्लियर। जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी हम लोग को करंट भी लगता है पानी में अगर उसमें अम्ल की मात्रा होती है। तो होप करती हूँ आज का ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।